रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा और गहरी खामोशी थी। किचन के कोने में एक नाजुक सी लड़की स्लिप के सामने खड़ी थी। हाथ में इमली का छोटा सा प्याला था। वो उंगली डालकर उसमें से इमली निकालती और जुबान पर रखकर आंखें बंद कर लेती। चेहरे पर अजीब सा सुकून फैल जाता, जैसे उसकी छोटी सी जिद पूरी हो गई हो। थोड़ी देर बाद इतने में हल्की सी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। उसने फौरन चौंक कर इधर-उधर देखा। दिल की धड़कन तेज हुई। जो काम वो कर रही थी, उसे पूरी दुनिया से उसे छुपाना था, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि दुश्मन करीब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद किसी के हॉल के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने प्याला फौरन काउंटर पर रख दिया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। दरवाजे के सामने ज़ुहान शाह खड़ा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा जिस्म, दिखने में वो भला का हसीन था। चेहरा इस समय सख्ती में बदला हुआ था। बाजू सीने में बंधे, आंखों में वही सख्ती थी जिससे वो हमेशा डरती आई थी। वो उसको देखते हुए तेज लहजे में बोला, क्या कर रही हो तुम इस वक्त? नहीं आओगी ना तुम बाज? वो घबराकर बोली, ये मेरी नहीं, ये तो जिया की बची थी। उसने कहा था कमरे में रख दो। वो अपनी बात पूरी करती इससे पहले जुहान उसकी बात काटते हुए बोला, झूठ मत बोलो, ये गंदी चीज तुम खाती हो, जिया नहीं। उसे अच्छी तरह पता है जो चीज उसे नुकसान दे वो उससे तो फिर दूर ही रहती है। जुहान के चेहरे पर सख्ती और लहजे में तल्खी उतर आई। मीरब, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। इस इमली ने तुम्हारा गला खराब कर दिया था। तब बुखार में तड़प रही थी तुम, मगर तुम्हारी जिद आज फिर वही हरकत कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल किसी की तकलीफ का इरादा नहीं है। तुम मेरा क्या ख्याल रखोगी? तुम्हें अपना ख्याल रखना तो आता नहीं है। कैसे इंसान हो तुम? वो नजरें झुकाकर उंगलियों से अपनी कुर्ती को मसलने लगी। जुहान, बस थोड़ी सी खाई थी। आपको पता है, इमली सर्दी में फायदा करती है और जिस्म की गर्मी कम करती है। इसे खाने से मैदा भी हल्का लगता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था। वो फौरन इमली खाने के फायदे बताने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी सामने खड़ा इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बिजनेस टाइकॉन जोशान शाह है, उसका पति और उसका ट्यूशन टीचर। वो ताना देते हुए बोला, वाह भाई डॉक्टर साहिबा, जब तुम बीमार पड़ी थी, जब भी यही बात बोली थी, और फिर एक हफ्ता बिस्तर से उठी नहीं थी। अब दोबारा बीमार होने चली हो। मेरा बस चले तो 2 थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। वो सर झुकाकर बोली, बस थोड़ी सी थी, जायके के लिए खाई थी। आप भी तो कभी कभी नमक वाली चाय पीते हैं रात में। मैं भी वैसे ही खा रही थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी अगर इस इंसान का दिमाग घूम गया तो उसकी खैर नहीं होती। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अपनी बातों से उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, इस बात से बेखबर कि उसे किचन में देखकर उसका दिमाग तो पहले ही घूम चुका था। जुहान ने एक लंबी सांस ली और उसे देखते हुए बोला, ये तुम्हारी जिद एक दिन तुम्हें सच में बीमार कर देगी। मैं कल तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा, ताकि वो तुम्हारा अच्छी तरह दिमाग का इलाज कर सके। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास जाता रहूं। जबकि वो घबराई हुई बोली, प्लीज मम्मी को नहीं बताना। वो फौरन आगे बढ़ी। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर अफसोस छाया हुआ था। वो उसको देखते हुए बोली, प्लीज मम्मी को नहीं बताइएगा। वो फिर कड़वी दवाई देंगी, पूरा हफ्ता मीठा बंद कर देंगी। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। जबकि वो गुस्से से बोला, तो क्या करूं? हर रोज तुम्हें किचन में पकड़ता रहूं? वो फौरन बोली, पकड़ नहीं रहे, अब बस देख लिया ना, अब नहीं खाऊंगी, मेरा वादा है। वो बोला, तुम्हारे वादों पर अब कोई यकीन नहीं मीरब, तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे चालाकी से बात घुमाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा मत कहिए प्लीज। आपके बाद अगर किसी को मेरी सेहत की परवाह है तो वो मैं हूँ। अभी जो इमली चोरी छुपकर खा रही थी, वो क्या था? चोरी नहीं थी, देख रही थी। वो संजीदा आवाज में बोली। जुहान के चेहरे पर नरमी देखी जा सकती थी। वो खामोश खड़ा देख रहा था। तो नतीजा क्या निकला डॉक्टर साहिबा? वो काफी थका हुआ आज ऑफिस से लेट पहुंचा था, लेकिन अपनी नटखट सी पत्नी से बात करना उसे अच्छा लग रहा था। नतीजा ये कि इमली बहुत मजेदार है और अगली बार खाने से पहले नमक डालकर देखूंगी, शायद कम नुकसान करे। जुहान एकदम हंसा, मगर फौरन चेहरा संभाल लिया। ये जबान
एक दिन मुसीबत में डाल देगी तुम्हें, तब तो आप बचा लेंगे ना? वो शान से बोली, नहीं, सीधा मम्मी के पास छोड़ आऊंगा। अगर मम्मी ने डांटा, मैं कहूंगी आपने भी मेरे साथ इमली खाई थी। बकवास बंद करो और कमरे में जाओ। प्लीज ना। जोहान ने अपने भवे चढ़ाई। बस जाकर सो जाओ, सुबह बात होगी। वो मुंह फुलाकर प्याला किचन के सिंक में रखकर चली गई। जाते जाते बोली, बस थोड़ी सी थी, मगर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। वो तूफान थी जो सलमा बेगम के अलावा किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। दरवाजे से जाते हुए कदमों की आहट के साथ किचन में वो अकेला रह गया। दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा आहिस्ता खुला। तब मीरब दबे कदमों से कमरे में दाखिल हुई। कमरे में हल्की पीले रंग की रोशनी जल रही थी। खिड़की के पास जिया बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी किताब खुली हुई थी और ध्यान पूरी तरह उसमें था। इधर उधर का उसे पता ही नहीं था। मीरब ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, जैसे चोरी छुपे रोती हो। उसका चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने एक नजर आईने में अपने बिखरे बालों पर डाली, फिर जल्दी से बैठ के किनारे जाकर बैठ गई। जिया सुनो ना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। जिया ने सर नहीं उठाया, पेपर पलटा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मीरब ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर थोड़ा आगे झुककर बोली, जिया, बहुत बड़ा मसला हो गया है। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। बस किताब के पेपरों की सरसराहट उसके पास आई। चादर के किनारे पर हाथ रखा। मैं कह रही हूँ जिया, अभी तुम्हारे भाई किचन में आ गए थे। उन्होंने मुझे इमली खाते हुए पकड़ लिया। लेकिन जिया ने फिर भी नजरें नहीं उठाई। बस हल्की सी हाँ की आवाज निकली। वो किताब पढ़ने में काफी बिजी थी। उसकी लापरवाही मीरब के दिमाग पर चढ़ गई। उसने झटके से किताब छीन ली। मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ और तुम्हें किताब की फिक्र है। जिया ने झुंझलाकर ऊपर देखा। माथे पर शिकन थी। ये तुम्हारे रोज के ड्रामे हैं मीरब। हर हफ्ते यही होता है। कभी इमली, कभी जामुन, कभी फ्रिज का जूस। तुम्हें कितनी बार समझाया है ये हरकतें मत किया करो। भाई की नजरें हम पर ही रहती हैं। हाँ तो अब मैं क्या करूं? वो गुस्से से बोली। वो बोल रहे थे, मम्मी को बताऊंगा। तुम जानती हो ना, मम्मी ने पिछली बार क्या हंगामा किया था। सारा घर सर पर उठा लिया था और अब दोबारा पता चला तो मेरी खैर नहीं। और तुम्हारे भाई, मुझे पता है, कोचिंग में भी बदला लेंगे इस बात का। जिया ने किताब वापस लेने की कोशिश की, मगर मीरब ने अपने पीछे कर ली। तुम्हें किताब की फिक्र है, यहाँ मैं मर रही हूँ घबराहट से, और तुम्हें नॉवल की कहानी सूझ रही है। ड्रामा मत करो। वैसे भी भाई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटकर छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलता जब तक हर चीज छुपकर नहीं करो। वो जोर से चीखी थी। और तुम्हें क्या पता इमली में आयरन होता है, वो जिस्म के लिए। बस करो डॉक्टर साहिबा, भाई के सामने भी यही लेक्चर दिया होगा। मीरब ने अपना सर झुका लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। सीधा बोला कि मम्मी से शिकायत कर दूंगा। जिया ने हल्की सी सांस ली। अच्छा, अब रो मत। मैं रो नहीं रही। ये कहकर उसकी आवाज नम हो गई थी। आंखों के किनारे आंसू से भर चुके थे। वे एकदम नरम पड़ गई। किताब साइड में रखी और आहिस्ता से बोली, तुम्हें डर लग रहा है ना? हाँ, बहुत। उसने सर हिलाया। वो जब गुस्से में देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि जमीन खिसक जाएगी। जिया हंसकर बोली, तो इमली जमीन पर छोड़ दो, क्या पता मसला ही हल हो जाए। मीरब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर नहीं हंसाऊं तो तुम रोने लगोगी। दोनों में से एक का तो हौसला रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलो, अब कोई प्लान बनाओ। मम्मी से बचना है। जिया ने आंखें सिकुड़ कर देखा। प्लान? अगली बार अकल का इस्तेमाल कर लेना। यही प्लान है। बस कर दो जिया। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली, अगर मम्मी ने मुझे डांटा ना तो याद रखना, मैं तुम्हें भी साथ में घसीट लूंगी। कहूंगी कि इमली तुमने दी थी। हाँ जरूर। फिर तो भाई दोनों को घर से निकाल देंगे। ठीक है, फिर साथ में निकल जाते हैं। जिया हंसने लगी और बोली, पागल हो तुम। हाँ थोड़ी सी। मीरा मुस्कुराकर बोली, और थोड़ी सी भूखी भी। अभी फिर इमली खाने का मत सोचना, बस एक टुकड़ा। वो फौरन मुंह बनाकर बोली, मीरब नहीं। अच्छा ठीक है, तुम देखना, कल सब ठीक हो जाएगा। वो भाई है हमारे, दुश्मन नहीं। लेकिन दिल में जानती थी ये रात अभी खत्म नहीं। और मीरब जैसे लोग डांट से नहीं बदलते, बस मुस्कुराहट से संभल जाते हैं। पूरी रात
दोनों की काफी पुरसुकून से गुजरी। दोनों अपने अपने पापा को खोने के बाद पूरी तरह जुहान पर डिपेंड रहती थी। घर का बड़ा वही था, यही वजह थी। उसकी डांट और उसका खुश होना उन दोनों के लिए बहुत ही मायने रखता था। सुबह का वक्त था और खिड़की से आई हुई सुबह की रोशनी डाइनिंग टेबल पर बिछे सफेद पर सुनहरी लकीरें बढ़ा रही थी। किचन से हल्की सी चाय की खुशबू आ रही थी, मगर हवा में एक अजीब सा बोझ था। मीरब और जिया कॉलेज की यूनिफॉर्म में खामोश बैठी थी। प्लेटों में आधा आधा ऑमलेट रह गया था और छोटे छोटे निवाले, जैसे बस रस्म पूरी की जा रही हो। ऐसी खामोशी थी जैसे पूरे घर में सुबह भी गिर जाए तो महसूस हो जाएगी। इतने में दरवाजे के करीब हल्की सी आहट हुई। जोहान शाह अंदर दाखिल हुआ। सफेद कलर की शर्ट और गहरे रंग की पैंट, हाथ में फाइल, चेहरा बिल्कुल पुरसुकून, मगर आंखों में वही सख्ती। उसे देखकर ही फौरन दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ, हाथ के हल्के से इशारे से बोला और अपनी कुर्सी घसीटकर बैठ गया। थोड़ी देर तक बस चाय के चम्मचों की आवाज आती रही। फिर सोनिया बेगम ने खामोशी तोड़ी। लहजे में हल्की शिकायत थी। रात को तुम्हारा इंतजार करते करते नींद आ गई। खाना भी ठंडा हो गया था। कमरे में भी गई थी देखने, मगर तुम आ ही नहीं। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है अपनी मम्मी का? जोहान ने जरा सा सर झुकाया और बोला, मम्मी बिजी था, रात काफी लेट आया, काफी वक्त लग गया। सोनिया बेगम के चेहरे पर फिक्र की लकीर उभरी। तुम भी अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। रखता हूँ, वो आहिस्ता से मुस्कुराया, फिर नजर अपनी दाई की तरफ मोड़ी। मीरब झुकी हुई बैठी थी, जैसे प्लेट में कुछ तलाश कर रही हो। जुहान के होठों पर एकदम से ताने वाली शिकन उभरी। वैसे कल रात एक और चोर भी मिला था। मीरब ने फौरन नजर उठाकर इशारे से मना किया। आंखों में साफ इनकार था। अब नहीं प्लीज। लेकिन जुहान ने जैसे उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया। चाची, अपनी बेटी पर जरा नजर रखिएगा। सलमा बेगम ने चौंक कर अपने दामाद जैसे बेटे को देखा। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं चाची, क्या कुछ नहीं हुआ पूछिए। रात को 2 बजे किचन में इमली खाती हुई पकड़ी गई थी। वही इमली जिससे ये बुरी तरह बीमार पड़ी थी। मैं समझ नहीं पाता इसे अकल कब आएगी। वो और इस बात को छुपा ले, ऐसा मुमकिन नहीं था। उसे सबसे ज्यादा उसकी सेहत की फिक्र थी। जिया ने चुपचाप पानी का गिलास उठा लिया, जैसे वहां से भागने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो बस, हिचकिचाकर बोली। बस क्या? सलमा बेगम ने तेज लहजे में कहा। बस थोड़ी सी जायके के लिए हर बार यही बहाना। मैंने कितनी बार कहा है वो चीज मत खाया करो जो तुम्हें नुकसान दे। मम्मी, बहुत दिन से दिल चाह रहा था, मीरब ने नरमी से कहा, मगर सलमा बेगम की आवाज तेज हो गई। दिल चाह रहा था तो क्या जहर खा लेती? पिछली बार में ही भागती फिरी थी डॉक्टर के पीछे और तुम्हें एहसास तक नहीं। जुहान अपनी हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, चाची, आप सख्ती से कहिए, वरना ये नहीं सुधरेंगी। मीरब तड़प कर बोली, आपको शिकायत करनी ही थी ना, सुबह का पहला काम यही क्यों किया? जुहान ने आंखें उठाकर देखा। हाँ, क्योंकि तुमने वादा किया था ना कि दोबारा नहीं खाओगी। अब भुगतो सजा। ऐसे तो आपने भी वादा किया था कि आप मेरे राज नहीं बताएंगे। ये बात सुनते ही सोनिया बेगम ने चौंकते हुए सलमा बेगम को देखा। जिया ने मुंह छुपाने के लिए तेजी से चाय का घूंट भर लिया। सलमा बेगम सख्त रही और बोली, कॉलेज से आते ही मेरे कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। मम्मी प्लीज, सच में दोबारा नहीं खाऊंगी। सुबह की डांट उसे हमेशा बुरी लगती थी। यही कहती हो हर बार। मीरब ने जिया को देखा। तुम कुछ कहो ना, तुम्हें तो सब पता है जिया। जिया ने फौरन नजरें चुराई। मैं तो नींद में थी, कुछ नहीं देखा मैंने। सोनिया बेगम हंस पड़ी। ये लड़की तो बाज नहीं आएगी। सलमा बेगम गुस्से से बोली, हंसी की बात नहीं भाभी, जुहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। कितनी परेशानी हुई थी इसको अब की बार। मैं खुद किचन की चाबी अपने पास रखूंगी, तब तो भूखी मर जाऊंगी। मीरब आहिस्ता से बोली, तो मरने से बेहतर है कि बीमार मत पड़ो। जुहान ने सख्ती से उसकी बात का साफ साफ जवाब दिया, मगर उसके होठों के किनारे फिर भी मुस्कुराहट थी। जिया आहिस्ता से बोली, अब तो मान जाएं, दोनों की जंग रोज की रूटीन बन गई है। सोनिया बेगम ने सर हिलाया। रूटीन नहीं, ड्रामा। मीरब ने गुस्से से निवाला तोड़ा। ड्रामा नहीं, मोहब्बत है। जुहान ने एक नजर उसे देखा, फिर फाइल बंद कर कर उठकर खड़ा हो गया। मोहब्बत हो या जिद, अगली बार किचन में देखा तो तुम्हारी इमली नहीं, सब चीज बंद कर दूंगा। वो कहता हुआ चला गया।
पीछे सोनिया बेगम की हंसी, सलमा बेगम का गुस्सा और मीरब की बड़बड़ाहट बाकी रह गई। ये भी ना, खुद तो चाय में 3 चम्मच डालते हैं और मुझे इमली खाने नहीं देते। आए बड़े। कुछ घंटे बाद कॉलेज के दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी रोशनी से चमक रहा था, मगर हल्की हवा पेड़ों के पत्ते हल्के से हिला रही थी। ग्राउंड में चारों तरफ लड़कियों की आवाज गूंज रही थी। कोई दुपट्टा ठीक कर रही थी, कोई मोबाइल पर फोटो खींचने में बिजी थी, तो कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक कोने में बेंच के पास मीरब और जिया बैठी हुई थी। सामने चाट की 2 प्लेट रखी थी। भाप उड़ती हुई खुशबू चारों तरफ फैली। मीरब ने एक निवाला खाया और फौरन मुंह बना लिया। तुम्हारे भाई को मसला क्या है आखिर? उसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। कभी कहते हैं मीरब ये मत करो, वहां मत जाओ। ये बताओ, मैं इंसान हूँ या रोबोट जिसे वो रिमोट से चलाते हैं? जो दिल चाहे वो करवाते हैं। जिया ने अपना चम्मच रख दिया और पुरसुकून लहजे में बोली, शायद तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी फिक्र करते हैं लड़की। पर तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की पर थोड़ी सख्ती जरूरी है। मीरब ने नाक चढ़ाई। मेरी फिक्र? ये फिक्र है या कैद? तुम्हें पता है ना, आज घर जाएंगे, मम्मी दरवाजे पर डंडा लिए खड़ी होंगी और ये सब तुम्हारे भाई की मेहरबानी है। हर बात फौरन मम्मी से लगा देते हैं, जैसे वो उनके खुफिया एजेंट हो। जिया ने संजीदगी से कहा, फिर तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हुई थी, तब उसके बाद भी यही हरकतें कर रही हो। ये कोई ठीक बात तो नहीं है। चुप रहो, अपने भाई की चमची। मीरब गुस्से से बोली, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। दोस्त हो या उनकी चमची, हर बात में उनकी साइड लेती हो। जिया ने एक गहरी सांस ली और साफ लहजे में बोली, मैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ, और सच यही है कि तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी अकल तुम्हारे घुटनों में है। वाह भाई वाह। मीरब ने ताने भरी हंसी हंसी। आ गया? अच्छा, अब तुम्हें मेरी उम्र और अकल का भी तजुर्बा आ गया है। हाँ, आ गया है। जिया हंसते हुए बोली, मुझे देखकर लगता है वक्त ने सिर्फ तुम्हें शरारत करने के लिए बनाया है और तुम्हें नसीहतों के लिए। मीरब ने जवाब दिया, बस अब और मत बोलना। जिया बोली, तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों से बात नहीं की जाए तो यही समझते हैं उनका हक दब गया है। तुमने खत्म नहीं किया है ना? एक बात अभी और है। जिया ने दुख से कहा, आज तुमने टेस्ट खराब दिया है। मैंने देखा था तुम कोचिंग में चीटिंग कर रही थी। अब बताऊंगी मैं भाई को तुम्हारे बारे में। क्या? मीरब की बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। जिया, तुम बहुत बुरी हो। वैसे ही मैं मर रही हूँ अपनी परेशानी से कि उनसे साइन कैसे लूंगी, और तुम यहाँ पर मुझे धमकियाँ दे रही हो। फिर तुम सीधी चलो। वो सख्ती से बोली, सीधी तो मैं हूँ, बस दुनिया टेढ़ी है। दुनिया ही हालात है। जिया ने अपनी हंसी दबाकर कहा, तो मीरब सर झुकाकर आहिस्ता से बोली, पापा, आपने मेरे लिए क्या करा? जिया के चेहरे पर नरमी आ गई। हाँ, पता है। तुम हर बात में उनको क्यों इल्जाम देती हो? क्योंकि वो चले गए और मेरा सुरक्षक उन्हें बनाकर चले गए। अब हर काम के लिए मुझे उनका साइन चाहिए होता है। वो धीरे से बोली, पता नहीं क्या सोचकर किया उन्होंने ऐसा। जिया खामोश रही और उसके हाथ में रखी प्लेट से खाते हुए रुक गई। मीरब की आवाज में भारीपन उतर आया। थोड़ी देर बाद जिया नरमी से बोली, तुम्हें शायद अभी सब कुछ बोझ लगता है, मगर वक्त के साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि वो तुम्हारे लिए ढाल बने हैं। भाई की सख्ती और मम्मी की डांट, ये सब मोहब्बत के दूसरे नाम हैं। मीरब अपनी आंखों में नमी छुपाते हुए बोली, मोहब्बत हो तो ये कैद नहीं लगे। कैद नहीं है, परवाह है। फर्क समझो इसमें, बेवकूफ कहीं की। वो कुछ देर खामोश रही, फिर मीरब ने अचानक मुंह बनाया, बस बंद करो ये लेक्चर, खत्म करो। जिया बोली, हाँ, अगर दोबारा इमली वाली हरकत की ना, अगली बार क्लास के बीचों बीच तुम्हारा नाम लूंगी। ये सुनकर मीरब ने कहा, तुम तो दुश्मन निकली और तुम एक मुसीबत। जिया भी बोली। फिर दोनों के साथ में हंसी गूंजी, जैसे थोड़ी देर के लिए सारा बोझ हल्का हो गया हो। ग्राउंड की हवा में उनकी हंसी घुल गई। कमरे में शाम की रोशनी फैली हुई थी। सूरज की किरणें शाम के जालीदार पर्दे से छनकर अंदर आ रही थीं। हवा में हल्की सी खुशबू थी, शायद जिया के इत्र की, जो आईने के सामने खड़ी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। दूसरी तरफ मीरब उल्टी लेटी हुई नॉवल पढ़ रही थी, चेहरे पर सुकून और हाथ में खुली नॉवल की किताब। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सारे झगड़ों से आजाद। अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक भारी से वजूद अंदर दाखिल हुआ।
गुस्से की लपक और चेहरे पर वही सख्ती जो किसी की बात कहने से पहले झलकती है। वो सीधे कदमों के साथ आगे बढ़ी तो मीरब ने चौंक कर फौरन नॉवल बंद कर दिया और सीधी होकर बैठ गई, चेहरे पर हल्की सी घबराहट। 5 बज रहे हैं मीरब, तुम्हें होश भी है? 15 मिनट बाद तुम्हारी कोचिंग शुरू हो जाएगी और तुम यहाँ नॉवल पढ़ने में मगन बैठी हो जैसे कोई बड़ी रीडर बन गई हो। जिया ने आईने से पलटकर अपनी चाची को देखा और फौरन होठों से हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की। मीरब ने हल्की सी नाक सुकेड़ते हुए किताब एक तरफ रखी और फौरन बोली, मम्मी, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, जरा पहले दिल को तैयार तो कर लूं। रोज रोज ट्यूशन जाना भी तो कोई काम आसान नहीं होता ना। सलमा बेगम ने हाथ कमर पर रखा, किसी मैदान में जंग के लिए जाना होता तो दिल को तैयार करना। अच्छा, तुम्हें किसी ट्यूशन नहीं, मैदान जंग पर जाना होता है क्या, जो दिल को तैयार कर रही हो? कल भी जुहान तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम लेट हो रही हो, उसे तुम्हारे इंतजार में देर हो जाती है। एक तो वो बेचारा तुम्हें फ्री में ट्यूशन देता है और ऊपर से तुम्हें जरा सी शर्म भी नहीं आती। मीरब ने मुंह बनाकर तकिए को अपनी थोड़ी के नीचे रखा, तो फिर उनसे कह देना मम्मी, हमें नहीं पढ़ना, मैं खुद पढ़ लूंगी, और वैसे भी कोई नालायक नहीं हूँ। वो अब तक हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, हल्के से हंस पड़ी। सलमा बेगम ने उसे घूर दिया, तुम मत हंसो, तुम्हारी बहन दिन पर दिन जुबान लड़ाने वाली होती जा रही है और तुम इसका साथ देती हो। मीरब ने फौरन अपना सर उठाया, मम्मी, हमेशा आप मुझे ही क्यों कहती हैं? हर बात में जुहान का नाम आता है, वो कोई आसमान से उतरे हैं क्या? सलमा बेगम थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर तेजी से उसके पास आकर उसके बाजू पर एक हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। ये तुम्हारे उनकी ही मेहरबानी है कि तुम्हारा कुछ बन रहा है, वरना तो तुम्हें सिर्फ इमली खाने और नॉवल पढ़ने से ही फुर्सत नहीं रहती। मम्मी, वो चिल्लाई, क्या हो गया है आपको? हर बार डांटना या मारना ही हल होता है क्या? जिया ने अपनी हंसी रोकते हुए अपना चेहरा मोड़ लिया। सलमा बेगम की आंखों में गुस्सा और थकान दोनों ही दिखने लगी। तुम्हें अब शर्म नहीं आती? मेरा उम्र देखो अपनी, कल को कोई बाहर पूछेगा कि सलमा बेगम की बेटी क्या करती है, तो मैं क्या कहूँ? नॉवल पढ़ती है, इमली खाती है और कोचिंग लेट पहुंचती है। मीरब ने हाथ भींच लिए और नजरें झुका ली। मम्मी, अब मैं वक्त से जाऊंगी। सलमा बेगम ने एक लंबी सी सांस भरी, फिर चेहरा नर्म हुआ। बस यही सुनना चाहती थी, अब उठो और जाकर बैग तैयार करो। और सुनो, वो उंगली उठाकर बोली, अगर तुम अब इमली के पास नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ताना देने से बाज नहीं आई थी। जिया हंसते हुए साथ में बोली, चाची, अब तो इमली भी देखकर इससे छुप जाती है। सलमा बेगम ने घूर कर कहा, तुम दोनों बहनों का दिमाग खराब है, एक इमली की आशिक और दूसरी हंसी की। वो ये कहकर बाहर निकल गई और उनके जाने के बाद कमरे में हंसी की आवाज गूंजने लगी। मीरब ने उठाकर जिया को तकिया मारा, तेरे हंसने की वजह से मम्मी ने ज्यादा डांटा। जिया हंसते हुए बोली, मम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हें इमली और नॉवल के अलावा कुछ नहीं सूझता। हाँ, और तुम्हें आईने के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो मुंह फुलाकर बोली और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। शाम की हवा ने उनकी हंसी को और नरम बना दिया, ऐसे जैसे मामूली झगड़े के बाद भी मोहब्बत अपनी जगह पर हो, ऐसे ही कायम हो। कुछ देर बाद स्टडी रूम में हल्की सी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। दीवार के करीब रखी हुई मेज पर एक लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में जुहान अपने लैपटॉप पर नजर जमाए हुए बैठा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। उसने बगैर सर उठाकर बोला, आ जाओ। दरवाजा खुला और जिया के साथ मीरब कमरे में दाखिल हुई। दोनों के हाथों में किताबें और कॉपियां थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कदम किसी अदालत के कमरे में रखे हों और आहिस्ता से सामने कालीन पर बैठ गईं। जुहान ने एक नज़र घड़ी पर डाली और फिर लैपटॉप बंद कर कर बोला, आज जो टेस्ट तुम लोगों के कॉलेज में था वही निकालो, जल्दी से साइन करवाओ और फिर कल के टेस्ट की तैयारी करो। मुझे जल्दी निकलना है, जल्दी हाथ चलाओ, वक्त बहुत कम है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी बात में उलझी हों। जिया ने हिचकिचाते हुए किताब खोली और घबराहट में बोली, भाई, मीरब को आपसे कुछ कहना है। मीरब ने चौंक कर उसे देखा और फिर गुस्से से बोली, जिया चुप करो, कुछ नहीं कहना मुझे। जोहान ने लैपटॉप के किनारे से दोनों को नजर उठाकर देखा, क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? फिर भवें चढ़ाई उसने तेज लहजे में पूछा, बोलना पसंद करोगी
या मैं खुद अंदाजा लगाऊं? मीरब ने हल्की सी सांस ली, नजर झुकाए हुए बोली, कुछ नहीं चल रहा। हर वक्त आप सख्ती करते रहते हैं। कुछ नहीं चल रहा। हाँ, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, तो फिर एक सेकंड, तुमने अभी तक मुझे अपनी कॉपी नहीं दिखाई। वो कुर्सी के साथ सीधा होकर बैठ गया, लहजा और तेज हो गया। जब तुम्हारा टेस्ट अच्छा होता है तो तुम फक्र से कॉपी मेरे सामने रख देती हो, लेकिन आज तुम चुप हो। इसका मतलब साफ साफ है, टेस्ट खराब गया है। तुम क्यों हो ऐसी? मीरब का दिल जैसे धक से रह गया। वो धीरे से सर झुकाकर हल्का सा जी बोली। जुहान की आंखों में गुस्सा और मायूसी एक साथ उभर आए। यही मसला है तुम्हारा? वो कुर्सी से उठकर उनके करीब आया। तुम पढ़ाई को खेल समझती हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम मेरा वक्त खराब करो या मेरा नाम डुबाओ। तुम्हें एहसास भी है मैं कितना बिजी रहता हूँ, फिर भी वक्त निकालता हूँ ताकि तुम कुछ बन जाओ। जिया ने धीरे से बोलने की कोशिश की। भाई, वो कल रात ठीक से नहीं पढ़ सकी थी। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो सख्त लहजे में बोला। मैं उससे बात कर रहा हूँ। फिर मीरब की तरफ झुककर बोला, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है तो सीधा कह दो, लेकिन फिर कल मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारे लिए मम्मी के सामने बात करूंगा। मीरब धीरे से बोली, सॉरी जोहान, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? जोहान का लहजा और भारी हो गया था। कोशिश से कुछ नहीं होता, नतीजा दिखाओ। लड़कियां अगर इसी तरह लापरवाही करती रही तो कल को किसी काम की नहीं रहती। पढ़ाई इज्जत देती है, और जो इसको खराब करता है ना, उनकी जुबान पर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पापा तुम्हें कहाँ देखना चाहते थे? मीरब आंसू कंट्रोल करते हुए सर हिला गई। पता है? तो फिर साबित करो। जुहान ने मेज पर पड़ी किताब की तरफ इशारा किया। अगर कल का टेस्ट तुम्हारा अच्छा नहीं गया ना, तो मैं सच में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिया ने घबराकर मीरब की तरफ देखा। भाई, वो बोली, ऐसा नहीं कहिए, वो मेहनत करेगी। जुहान ने सख्त लहजे में बोला, मेहनत तो तब नजर आएगी जब नतीजा अच्छा होगा। अभी तुम दोनों किताबें निकालो और अगला चैप्टर शुरू कर दो जल्दी। मीरब ने कपकपाते हाथों से किताब को निकाला, पेपर पलटते हुए नजरें झुकाए रखी। उसके दिल में शर्मिंदगी और डर का बोझ एक साथ उतर आया था। जुहान ने वापसी अपनी कुर्सी संभाली और उसकी आंखों में सख्ती के साथ साथ फिक्र भी झलक रही थी। वो धीरे से बोला, जिंदगी में किसी की नसीहत बुरी नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पर जब वो तुम्हारा भला चाहता हो। लड़कियां अगर वक्त पर नहीं संभलती तो वक्त उनसे सब कुछ छीन लेता है। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। सिर्फ किताब के पेपर पलटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरब का सर झुका हुआ था, पर दिल में एक वादा जाग गया था कि कल का टेस्ट इस बार सच में अच्छा जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह ये वादा कुछ घंटे ही रहने वाला था। कमरे में सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर आ रही थी। मेज पर किताबें, लिपस्टिक, ब्रश, बालों की क्लिप सब बिखरा हुआ था। जी अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी, जबकि मीरब शीशे के सामने खड़ी हुई, बालों में ब्रश घुमाते हुए चेहरे पर नाराजगी सजाए बैठी थी। चेहरे की रंगत हल्की लाल, आंखों में चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। ऊपर वाला करे, जुहान भी बच्चे पैदा करे। वो शीशे में अपने अक्ष से गुस्से में बोली, फिर पता लगेगा कि औरत का होना कितनी बड़ी कुर्बानी है। रात से पेट मरोड़ रहा है और सुबह जबरदस्ती उठा दिया। इंसान को समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की मना कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। लेकिन ये जनाब समझते कब हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। वो रो देने की थी। जिया ने उसको घूर कर देखा, फिर अपनी हंसी दबाते हुए बोली, तुमने कौन सा बच्चा पैदा किया है जितनी बातें बना रही हो? वो उसका भाई था। भला कैसे अपने भाई के लिए एक शब्द भी बर्दाश्त करती? इसलिए हमेशा उसके हक में बोलना अपना फर्ज समझती थी। मीरब ने गुस्से से बालों की कंघी पटक दी। बच्चा पैदा नहीं किया तो क्या हुआ? ये दर्द कम होता है क्या? लगता है जिसे पेट में जंग चल रही है और ऊपर से कॉलेज जाना है। जैसे मैं फुटबॉल मैच खेलने जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है आज जाने का, पर मुझे पता है वो मुझे भेजकर ही दम लेंगे। नौकरानी ने भी इतनी बदतमीजी से जगाया है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो फिर बताती मैं। जिया बैग बंद करते हुए हल्के लहजे में बोली, अरे वहां जाकर बैठना ही तो है, इतनी परेशानी किस बात की? और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हुआ तो मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले जाऊंगी। वो तुम्हें दवाई दे देंगे और थोड़ा आराम करने का मौका भी दे देंगे। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब हम भाई को तो बता नहीं सकते। अगर हम उनको बता देते
तो वो ज़रूर तुम्हें छुट्टी की इजाज़त दे देते। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, वो तुम्हें छुट्टी की इजाज़त नहीं देते। उनको मानना है कि ये परेशानी कोई बीमारी नहीं, बल्कि औरतों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो और कुछ कहती, इससे पहले ही मीरा कड़वाहट से बोली, तुम्हें तो कुछ महसूस नहीं होता ना? तुम पत्थर हो। शायद मुझे पता है कितना दर्द होता है। हर बार यही होता है, मुझे एक दिन सुकून भी नहीं मिलता। और तुम्हारे भाई को बस एक ही बात, कॉलेज जाना है। एक दिन छुट्टी से उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। ये कहते ही वो दर्द से कर्राई थी। जिया बहुत दर्द है। वो सच में तकलीफ में थी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। जिया ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। भाई तुम्हारी फिक्र करते हैं और अभी उनको इस परेशानी का पता थोड़ी है जो तुम उनको इतनी बातें कह रही हो। फिक्र? मीरा तेज लहजे में बोली, ये फिक्र नहीं, कंट्रोल है। पता नहीं उनका मसला क्या है। मैं जरा सा भी आराम करने लगूं तो लगता है कि जैसे उनकी इज्जत खतरे में आ गई हो। तुम्हारे भाई को मुझसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो दिन दूर नहीं जब मैं उनसे खूब लड़ाई करूंगी। उसने जल्दी जल्दी बॉल बनाए, बैग कंधे पर डाला और मुंह बनाते हुए बोली, ऊपर वाला पूछेगा इन मर्दों से, औरत थोड़ी सी तकलीफ भी बता दे तो मजाक उड़ा देते हैं। कमरे के बाहर दरवाजे के करीब जोहान खड़ा हुआ था। वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। वो बोला, जब उसकी शादी होगी और उसके बच्चे पैदा होंगे, तब देखता हूँ ये बातें कहाँ पर जाती हैं। पता नहीं तब क्या कोहराम मचाएगी। फिर उसने धीरे से दरवाजा बजाया। दोनों चौंक गईं। जल्दी करो। उसकी गहरी आवाज दरवाजे के पार से गूंज गई थी। पार्किंग में इंतजार कर रहा हूँ, ज्यादा देर मत करो। मीरब ने घबराकर बैग कंधे पर टिकाया। बस अब यही रह गया था। जिया हल्की आवाज में बोली, जी भाई आ रहे हैं। दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जिया ने किताब उठाई और धीरे से मीरब की तरफ देखा। अब बनाओ मुंह और बर्दाश्त करो, वरना नीचे जाकर भाई की बातें सुनना अलग मुसीबत में बन जाएगी। मीरब ने धीरे से अपना अक्स शीशे में देखा। मेरा चेहरा देखो, मरीज लग रही हूँ। अगर उन्होंने एक शब्द ही कहा ना, तो मैं सीधी गाड़ी से उतरकर वापस आ जाऊंगी। मैं अब किसी की बात भी नहीं सुनूंगी। जिया ने हंसते हुए कंधे पर हाथ रख दिया। फिर कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत है। नीचे जाकर एक नजर भाई की आंखों में देख लेना, सारी बहादुरी उड़ जाएगी। वो मजाक उड़ाते हुए बोली थी, जबकि वो तनक कर बोली, बस तुम मजाक उड़ाओ, तुम्हें क्या पता दर्द किसको कहते हैं। मेरा बैग झटक कर बोली, कल रात से मेरा हाल बुरा है और वो आराम करने भी नहीं देते। जिया बोली, चलो ना, वरना वो ऊपर खुद आ जाएंगे। मीरब ने शीशे से नजर हटाई। धीरे से कहा, काश एक दिन ऊपर वाला सच में पूछे कि एक औरत की तकलीफ पर क्यों नहीं रहम आता। वो काफी इमोशनल हो रही थी, शायद अपने मामले की वजह से। कमरे से बाहर जोहान की आवाज दोबारा आई, अब अगर 5 मिनट में नीचे नहीं आई तो कॉलेज नहीं, सीधा मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगा। जिया ने तेजी से अपनी फाइल उठाई। बस अब निकलना ही बेहतर है। मीरब ने गहरा सांस लिया, चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिल ही दिल में बड़बड़ाई, ऊपर वाला करे जोहान की बीवी भी एक दिन ऐसे ही पेट पकड़कर सुबह उठे, तब पता लगेगा उनको। जल्दी करो कहना कितना आसान होता है, जबकि जिया उसकी बात पर हंस गई थी। बीवी तो वही थी, बस जल्दी में ध्यान नहीं कर पाई कि क्या बोल गई। दोनों के कदमों की छाप सीढ़ियों पर गूंज गई और पीछे शीशा उनकी भागी हुई थकन का अक्स देखकर देखता रहा था। एक हफ्ते बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। काफी टाइम बाद उन लोगों की शॉपिंग का प्रोग्राम बना था। हवेली से वो लोग सिर्फ कॉलेज ही जाते थे। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ मेले पर, उसके अलावा उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। कई दिनों बाद आज वो लोग जोहान के साथ शहर शॉपिंग के लिए जा रहे थे। पूरे घर में एक हल्की सी गहमा गहमी थी। जिया और मीरब दोनों अपनी तैयारियां पूरी करके लॉन्च में सोफे पर बैठी हुई थी। मीरब ने हल्का सा नीला दुपट्टा अपने कंधों पर डाला हुआ था, जबकि जिया घड़ी पर वक्त देखकर बार बार परेशान हो रही थी। अब तक नहीं आए हैं, जिया ने तंग आकर कहा। मीरब ने घड़ी की तरफ देखकर सर झटका। पता नहीं इनके पास इतना काम कहाँ से आ जाते हैं। जब बाहर जाना हो तो बस हर बार यही वक्त गुजरता गया। लॉन्च में घड़ी की टिक टिक और बाहर पेड़ों में हल्की हवा का शोर, बस यही आवाज बाकी रह गई थी। कुछ देर बाद जिया ने कहा, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पर। शायद वो वहीं हो। मीरब ने चौंक कर कहा, पागल हो गई हो,
तुम्हें पता है उन्हें ये बात कितनी बुरी लगती है? कुछ भी। एक बार मुझे सिर्फ उन्होंने इस तरफ आते हुए देख लिया था। इतनी बातें सुनाई थी, आज तक याद करके मेरे कानों से धुएं निकल आते हैं। जिया ने होठ खींच लिए। बुरी लगती है तो लगे, हम कोई उनके कमरे में तो नहीं जा रहे, बस दरवाजे के पास तक देखने जाएंगे। ये कहते हुए उसको डर भी लग रहा था, लेकिन शॉपिंग पर जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो अच्छी और बुरी बात का फर्क भूल बैठी। लेकिन जानती नहीं थी कि जिसके पास जा रही है वो इस फर्क को हमेशा याद रखता है। वो दोनों दबे कदमों से आगे बढ़ी। गली में हल्की सी लाइट जल रही थी। जेंट साइड के करीब पहुंचकर वो एक तरफ जरा सी दूरी पर रुक गई। मीरब ने धीरे से कहा, देख लिया, अब चलो वापस। न जाने क्यों उसको डर महसूस हो रहा था। बार बार दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि अगर जुहान ने उनको देख लिया तो सच में वो बहुत बुरा हाल कर देगा। और कहते हैं ना, जब कोई डर दिल में बैठ जाए और वो ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो और कुछ कहती, इससे पहले ही जिया बोली थी, बस जरा 1 मिनट। अभी वो अंदर झांकती कि अचानक अंदर से दरवाजा खुला। जुहान बाहर आया। चेहरे पर गुस्से की तेजी साफ झलक रही थी। उसकी नजरें जैसे शोला बरसा रही थीं। दोनों को सामने देखकर वो लम्हा भर को ठिठक गया। फिर उसके तेवर और बिगड़ गए थे। वो संभलती उससे पहले ही वो चीख गया था, ये क्या हरकत है तुम दोनों की? वो तेज आवाज में बोला, अकल नहीं है क्या तुम लोगों को? पता नहीं है क्या? ये जगह जेंट्स की है। यहाँ पर औरतों को आना सख्त मना है। तुम पागल हो चुकी हो। वो दोनों जेंट्स की साइड के इतनी करीब थी कि अगर कोई मर्द कमरे से बाहर निकलता तो वो दोनों जरूर नजर आ जाती। पर ये जुहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बीवी और बहन को कोई देखे। जिया और मीरब दोनों पीछे हो गईं। मीरब के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो हकलाते हुए बोली, हम तो जेंट्स की साइड की तरफ नहीं आए, ये तो उस साइड ही थी। चुप करो। वो चीखने लगा, तुम पागल हो गई हो? कुछ समझ नहीं आता क्या हद है और क्या नहीं, और अब सामने से खड़ी होकर मुझे सफाई पेश कर रही हो। उसका बस नहीं चल रहा था उन दोनों का गला ही दबा दे। इतना गुस्सा उसके सर पर सवार हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर वो झटके से आगे बढ़ गया और मीरब का बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हल्की से चीख गई, आपको क्या हो गया है? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। सामने खड़ा वो इंसान गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में आग थी। वो चिल्लाया, तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं आज ही रात को कर दूंगा। कितनी बार कहा है तुम अपनी लिमिट में रहो, लेकिन तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है ना? वो कुछ कहना चाहती थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, सब कुछ जिया की वजह से हुआ है। मैं तो उसे मना कर रही थी, लेकिन एक भाई के सामने वो अपनी बहन को गंदा नहीं दिखाना चाहती थी। उसके अंदर दर्द था और बेबसी भी। जिया ये सब सह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें लाल पड़ गईं, चेहरा तमतमा उठा और उसने कांपती आवाज में कहा, बस भाई, गलती हो गई, हमें क्या पता था। वो और भड़क गया। फिर बोला, चुप रहो और फौरन अपने कमरे में चली जाओ। अगर एक बार और मेरी नजर में आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा भी बंदोबस्त करवा दूंगा। बहुत उड़ान भर ली तुम दोनों ने। अब वक्त आ गया है तुम्हें ठिकाने लगाने का। उसके लहजे की सख्ती ने जिया की रूह तक हिला दी। उसका दिल दहल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। वो रोती हुई भागती हुई जेंट साइड की तरफ चली गई। अब रह गई मीरब। वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती रही, पर जुहान की गिरफ्त फौलाद की जैसी थी। छोड़िए मुझे, आप हद से बढ़ रहे हैं। हद? वो हंसने लगा, तुम्हें हद की बात करते शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम इससे बड़ी हो। क्या तुम्हारे अंदर अकल बिल्कुल भी नहीं है जो ये हरकतें कर रही हो? उसके शब्द जैसे जहर बनकर उसके दिल में उतरने लगे। हम तो बस कुछ नहीं। बहुत तेजी से बोला, अब चलो, ज्यादा बहस मत करो। तुम्हें समझाता हूँ कि तुमने क्या गलती की है और अब तुम्हें सजा क्या मिलेगी। वो उसको घसीटते हुए गली से लॉन्च की तरफ ले जाने लगा था। नीरव का चेहरा शर्मिंदगी और तकलीफ से लाल हो गया था। घर के नौकरों ने नजरें झुका ली। उसकी सांस अटक रही थी, पर जुहान की सख्ती में जरा भी कमी नहीं आई। वो उसको घसीटता हुआ लॉन्च में लाया। लॉन्च में दाखिल होते ही जुहान के कदमों की छाप इतनी भारी थी कि पूरा कमरा जैसे कांप उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की तेजी साफ झलक रही थी। आंखों में लाल लाल सुर्खी और जबड़े की रगें तन चुकी थीं। दरवाजे एक झटके से खुला
और वो मीरब को बाजू से खींचता हुआ अंदर लाया। एक तेज झटके से उसने उसको छोड़ दिया तो वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। सलमा बेगम और सोनिया बेगम के कदमों के करीब आंसू भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। उसने कांपती आवाज में पुकारा, मगर उससे पहले ही जुहान दहाड़ा, अगर आप दोनों इस पर नजर नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? उसकी आवाज में ऐसा जलाल था, सलमा बेगम और सोनिया बेगम दोनों हैरान रह गईं। आपको पता है ये दोनों कहाँ पर थीं? उसने उंगली उठाते हुए कहा। मीरब हिचकियां लेते हुए बोली, हम लेडीज रूम में ही थे, बस जेंट्स रूम की दीवार वहां पर आ रही थी। हम तो अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई तो जुहान तेज आवाज में बोला, बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, अब तुम्हारी जुबान मैं ही बंद करूंगा। सोनिया बेगम ने अपना मुंह खोला मगर कुछ बोल नहीं सकी। मीरब ने सहमकर पीछे हटते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऊपर वाले के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी मनमानी। वो आगे बढ़ा, उसकी आवाज एक दहाड़ में बदल गई। मम्मी, आज के आज और अभी के अभी मैं रुखसती ले रहा हूँ। ये लड़की जुबान से नहीं समझेगी, अब इसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। सोनिया बेगम एकदम चौंक गईं। क्या कह रहे हो जुहान? ये क्या तरीका है बात करने का? मगर उसके तेवर अलग ही थे। मीरब के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कांपती हुई बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तुम्हारा पति हूँ, खड़ी हो और चलो मेरे साथ। ये बात जैसे पूरे कमरे में गूंज गई। थोड़ी देर के लिए सबकी सांस रुक गई। मीरब के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो वो आगे बढ़ा, उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। सोनिया बेगम घबराकर उठी। बेटा, अभी रुखसती का वक्त नहीं है, थोड़ा सब्र करो, लड़की की हालत तो देखो। मगर जुहान ने उनकी बात सुनी ही नहीं। सलमा बेगम जो अब तक खामोश ये सब देख रही थी, हल्के मगर सख्त लहजे में बोली, ठीक है बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। इस लड़की के दिमाग सच में खराब हो गया है, तुम इसे सीधा कर सकते हो। सोनिया बेगम ने तेजी से सलमा बेगम की तरफ देखा। आप ये क्या कह रही हैं? कोई हल नहीं है ये मगर? सलमा बेगम का लहजा सीधा था। हल यही है, अब और नहीं बर्दाश्त होगा, ये बहुत बिगड़ गई है। जोहान ने किसी की तरफ देखे बिना ही मीरब को अभी भी उसी पकड़ में था। मैं ठिठक रही थी। मम्मी, मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, ऊपर वाले के लिए रोक लीजिए इन्हें। मगर उसकी आवाज एक हॉल में गूंज कर रह गई। लॉन्च के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसका दुपट्टा सोफे के किनारे से उलझकर पीछे रह गया। सोनिया बेगम उसके पीछे दौड़ी, मगर वो जा चुका था। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। लॉन्च में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ सोनिया बेगम के होठों पर एक दबी हुई बात थी, ऊपर वाला हल करे, ये सब क्या हो गया है? ऊपर की मंजिल पर जिया दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरा आंसुओं से तर था। उसने नीचे के शोर को सुना तो हिचकियों से रोने लगी। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, काश हम नीचे नहीं जाते। दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो हवा का दबाव थोड़ी देर के लिए रुक सा गया, जैसे दीवारों ने सांस रोक ली हो। उसने एक झटके से उसे छोड़ा और वो अपना होश खोते हुए सोफे के किनारे पर बैठ गई। उसकी आंखों में वो खौफ था जो बोलने से पहले सब कुछ कह देता हो। वो रो रही थी, हिचकियों के बीच उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब नहीं जाऊंगी वहां। वो चुप रहा, सिर्फ निगाहों से देखता रहा। फिर एक तेज मुस्कुराहट के साथ बोला, एक हफ्ते पहले तो तुम बहुत बातें कर रही थी ना कि मैं अगर बच्चे पैदा करूं तो जब पता चलेगा। वो तो गुस्से में कहा था, अब मैं तुम्हें एहसास दिलाता हूँ कि हद क्या होती है। लड़कियां कहाँ तक बात कर सकती हैं और कहाँ रुक जानी चाहिए। वो पीछे हटी, मगर उसकी कमर दीवार से टिक गई। उसके भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी मम्मी ने इजाजत दे दी है। वो उसके करीब आया, रुखसती हो चुकी है, अब बेहतर है कि तुम समझ जाओ कि तुम कहाँ की हो। कमरे में सिर्फ दो सांसों का शोर था, एक तेज और एक रुकी हुई। वो उसके चेहरे के करीब आया तो उसने नजरें झुका ली, आंखें बंद करी, जैसे अंधेरी रोशनी ढूंढ रही हो। वो उसको देखते हुए बोला, बहुत प्यार से तुम्हें समझाया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, बड़ी हो रही हो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, पति जब बात कहता है और जब उसकी बात पत्नी टाल देती है तो बदले में क्या सजा मिलती है। ये कहते ही वो शिद्दत से अपने होठों को अपने होठों में दबा गया। वो बुरी तरह घबराई, उसे इस पल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो जालिम था, सजा दे सकता था, हाथ भी उठा सकता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चला जाएगा।
वो खुद समझती इससे पहले। वो उसकी गर्दन पर झुका और धीरे धीरे अपना प्यार बिखेरने लगा, जबकि वो शिद्दत से बोली, प्लीज रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप ऐसा मत करें, मैं वादा करती हूँ अपनी हरकतें ठीक कर लूंगी। मगर वो सुनने का इरादा ही नहीं रखता था। जैसे ही वो उसके करीब हुआ, उसकी जान होठों पर आ गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उसे बाहों में उठाए बिस्तर की तरफ बढ़ा और उसे समझने का मौका दिया, मगर बहुत आहिस्ता से नीचे उतारा और फिर उसके वजूद पर हावी हो गया। वो रो रही थी और उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर धीरे-धीरे उसकी हरकतें बढ़ रही थीं। थोड़ी देर बाद में अपना वजूद उसके हवाले कर चुकी थी, जबकि वो उसके पूरे वजूद पर हल्के-हल्के हरकतें करता जा रहा था। एक आंसू उसकी आँख से टपककर चादर में गुम हो गया, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। पूरी रात वो एक दूसरे में गुम रहे। सुबह हल्की रोशनी में कमरा कुछ बेजान लग रहा था। पर्दों के बीच में से सूरज की हल्की सी लकीर फर्श पर गिर रही थी, जैसे किसी ने खामोशी को नापने की कोशिश की हो। पर जागा तो कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की सुइयों की हल्की हल्की टिक टिक बाकी थी। रात का हर लम्हा दोबारा जैसे आंखों के सामने दोबारा चलने लगा। उसने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग रुकने को तैयार नहीं था। एक बोझ सा दिल के अंदर उतरता चला गया और दाएं तरफ देखा। वो पुरसुकून से सो रही थी। चेहरे पर नींद की खामोशी थी, जो रोने के बाद आती है। वो जरा सा झुका और उसके चेहरे पर गिरे बालों को धीरे से हटाया। दिल ने कहा, गुस्से में क्या कर बैठा। अभी वो पलक झपकने ही वाला था कि वो चौंक कर जाग गई। थोड़ी देर के लिए डर उसकी आंखों में लौटा, लेकिन फिर वो पहचान गई कि सामने कौन है। मैं माफी मांगती हूँ। कल रात वो अब भी खौफजदा थी। वो फौरन बोला, मैं कुछ नहीं कह रहा, रिलैक्स हो जाओ और माफी मांगने की अब जरूरत नहीं है। मैं सजा दे चुका हूँ तुम्हें। मैं सीधी होकर बैठ गई। चेहरे पर रोने के निशान थे। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसके लहजे में न शिकायत थी, न गुस्सा, बस थकान। वो थोड़ी देर चुप रहा और आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आपने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। वो उसके करीब आया। क्या हुआ? पति भी तो हूँ तुम्हारा, और वैसे भी ये तो होना ही था। अब बस धूमधाम से वलीमा होगा। वो रोने लगी। आपको बस रस्मों की फिक्र है। मेरे दिल का क्या? मैंने आपको कभी रोका नहीं, बस वक्त मांगा था। वक्त ही तो गुजर गया, सब कुछ बदल गया, मैं भी तुम भी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। उसके शब्द जैसे दिल के अंदर उतरते जा रहे थे, जख्मों के बीच, सच्चाई की तरह। आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, मगर मैं अपनी कमजोरी छुपा रहा हूँ। अगर तुमने मेरी आंखों में देखा, तो शायद खुद को देख लूं। वो उसके ये कहने पर थोड़ी देर के लिए रुकी। उसका दिल चाह रहा था वो कुछ बोले, मगर उसकी आवाज नहीं निकलती। कमरे में खामोशी फिर से फैल गई, वो खामोशी जो कभी सुलग के बाद आती हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर की रोशनी थोड़ी तेज हो गई थी। वो बोला, जिंदगी दोबारा शुरू करनी है, कब तक पहले की बातों को सीने से लगाए रखोगी। मैं धीरे से बोली, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, चाहूँ तो भी अलग नहीं हो सकती, लेकिन दिल कहता है अंदर कुछ टूट गया है। वो पलटा, नरम लहजे में बोला, टूटा है, मगर शायद वक्त सब बदल देगा। ये कहते ही वो उसके करीब हुआ, एक प्यार भरा किस उसके माथे पर दिया और वो खामोशी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जबकि पीछे मैं अचानक रोने लगी। पूरा दिन रोज की तरह गुजर चुका था। रात अपने अंधेरे में फैली हुई थी। खिड़की के पास से चांद नीला सा लग रहा था, जैसे किसी ने धोकर चमकाने के लिए छोड़ दिया हो। हवा नरम थी, मगर अंदर कमरे में खामोश गर्मी थी। वो दरवाजे से दाखिल हुआ तो कदमों की आवाज से थोड़ी देर के लिए फिजा दौड़ी। वो बालकनी के पास खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा आधा छुपा हुआ और आधा रोशन था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया। उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने पीछे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो चौंकी नहीं, बस एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें दोबारा चांद पर टिका दी। उदास क्यों हो? किसी ने डांटा है क्या? उसकी आवाज में नमी थी। नहीं, किसी ने नहीं डांटा, वो आहिस्ता से बोली, बल्कि सब प्यार ही कर रहे थे। मैं बस उदास हूँ। मुझे नहीं पता था कि अचानक से सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। उसने उसके सर पर हाथ रखा, आहिस्ता से उंगलियों से बालों को सहलाया। हाँ, मैं मानता हूँ, कल सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शायद मैं खुद को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन बस तुम्हारी और हरकत ने मेरे अंदर गुस्से का लावा उबाल दिया था। इसलिए मैं हर हद पार कर गया। वो बस चुप रही और उसकी सांस महसूस कर रही थी।
इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी हो जाओ। और सच कहूँ तो तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं थी। वो अब इज़हार कर गया था। उसने चेहरा पीछे करके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी। मुझे भी आपसे मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है। उसके लहजे में नमी थी, थोड़ी गहराई थी। लेकिन आपने जल्दबाजी की। किसने कहा था कि मैं रुखसती के लिए नहीं मानती? बचपन से सब यही कहते हैं कि मैं आपकी हूँ, तो मैं होने में क्यों एतराज़ करती? वो ये सुनते ही मुस्कुराया और दूर होकर बोला, पता है, मुझे लगता है मोहब्बत मुश्किल होती है, मगर तुम्हारे साथ ये सब आसान लगने लगा है। बस अब ज़िद मत किया करो। वो बोली, ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती, सब वक्त बदल देता है। अब नहीं करूँगी, वादा रहा। कुछ देर के लिए वो दोनों खामोश खड़े रहे। चाँद की चाँदनी उन दोनों के बीच में फैल गई, जैसे वक्त भी थम गया हो। फिर भी कभी-कभी तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम मेरी हो गई हो, और मुझे भी यकीन नहीं आता कि आप भी इतने ज़िद्दी हो। वो हँसी थी, ज़िद्दी नहीं हूँ, मैं बस मोहब्बत करने वाला हूँ। बस फ़र्क इतना है, वो प्यार से उसे अपने रंग में ढाल रहा था। वो उसके करीब होकर हल्के से सर उसके कंधे पर रख दिया। अगर मोहब्बत यही ज़िद है, तो ठीक है, मैं भी ज़िद्दी हूँ। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया, माथे पर प्यार दिया, जैसे सारा बोझ आज खत्म कर देना चाहता हो। चाँद उनके पीछे पूरी तरह रोशन था। फ़िज़ा में हल्की सी खामोशी हँसी गूंजी। वो सर उसके सीने पर रखे हुए हल्की आवाज़ में बोली, फिर शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो गया है, उसने जवाब दिया। चाँद ने चाँदनी को और फैला दिया। उन दोनों के बीच कोई भी जगह बाकी नहीं रही। सुकून और एक दूसरे की सांस, वो एहसास जो कभी सज़ा लगता था, अब पनाह बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।